आज हमारे साथ है अरबाब सर, अरबाब उस्मानी जी। एंड इनका एक इंस्टीट्यूट है अपस्किल के नाम से, और काफ़ी टाइम से इंडस्ट्री में लीड कर रहे हैं एसईओ के राउंड में, टीचिंग के राउंड में। सो अरबाब सर, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम है अरबाब उस्मानी और मैं को-फाउंडर हूँ अपस्किल का। और मैं हमेशा रहता हूँ अपस्किल मोड में, क्योंकि मेरा मानना है व्हेन एवरीथिंग फेल्स अपस्किल योरसेल्फ। इसी के साथ में 5 साल से मैं टीचिंग में हूँ, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री के अंदर में एसेट्स की बहुत कमी है। जब हम लोग बात करें एज अ स्किलफुल एसेट्स की कमी है। सब कोई बोलता है डिजिटल मार्केटर है, कल के कोई आदमी फेसबुक में एक लिंक शेयर कर दिया, 15 लाइक आ गया, अगले दिन से डिजिटल मार्केटर लगा लेता है। तो उसको थोड़ा सा फिक्स करना है इंडस्ट्री को, इसी वजह से मैंने ये स्टार्ट किया था और अभी तक बहुत अच्छी जर्नी रही। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू स्टार्ट अ साइट फ्रॉम स्क्रैच एंड टेक इट टू ब्रांड। तो इसमें हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, लाइक हाउ टू स्टार्ट अ साइट फ्रॉम स्क्रैच, राइट। एंड इसमें कंटेंट स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, मतलब स्टार्टिंग के जो कुछ इनिशियल डेज होते हैं, ठीक, उसमें किस टाइप का कंटेंट डालना चाहिए। देखो, मैं हमेशा, बहुत सारे लोग मेरे से पहले, बहुत सारे लोग, तुम लोग जैसे कि ऑडियंस है, तो उनको ये बात पता होगा कि भाई निश से स्टार्ट करना चाहिए, निश से स्टार्ट करना है, निश से स्टार्ट करना चाहिए। तो निश से स्टार्ट करने का रीज़न सबको ही बताते हैं कि भाई गूगल आपको ना बेसिकली निश को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, लेकिन ये नहीं बताते क्यों प्रेफरेंस देता है। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है तुम लोगों का क्वेश्चन है, खुदा न खास्ता अगर तुम्हारी हाथ की हड्डी टूट जाए और तुम्हारे घर के सामने में 2 डॉक्टर, एक बोन का डॉक्टर है और एक जनरल फिजिशियन, तुम किसके पास जाओगे? यानी बोन डॉक्टर के पास इसलिए जाओगे क्योंकि वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, करेक्ट। यही वजह होता है कि निश को गूगल एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ट्रीट करता है या था, जो भी आपको माने उसके हिसाब से। लेकिन इससे भी बड़ी चीज है प्लानिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं वो। देखो, अगर है ना तुम बहुत वाइड कैटेगरी ले, जैसे स्पोर्ट्स कैटेगरी ले, तो स्पोर्ट्स के अंदर फुटबॉल आ गया, क्रिकेट आ गया, सॉकर आ गया, WWE आ गया, UFC आ गया, कबड्डी आ गया, सब चीज आ गया उसके अंदर। तो इसका मतलब कि जितनी इसकी कैटेगरी है उसमें कुछ ना कुछ कंटेंट जाएगा। क्योंकि तुमने सोलो तुम स्टार्ट कर रहे हो, अभी तुम्हारे पास उतनी बड़ी टीम है नहीं, तो तुम उतना मैनेज नहीं कर सकते, अल्टीमेटली वो वेबसाइट डाई हो जाएगी। तो दूसरा रीजन जो निश तैयार करने का रीजन होता है, जो रीजन कोई नहीं बताता, वो ये रीजन है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। यानी कि अगर आप सिर्फ क्रिकेट से स्टार्ट करते हैं, क्रिकेट भी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, या मान लेते हैं कि आप सिर्फ ग्रीन टी से स्टार्ट करते हो, बेवरेज जैसे, बेवरेज के अंदर बहुत सारी चीज होता है, कॉफी वगैरह बहुत होता है, राइट, कैटेगरी है बेवरेज। अब उसके अंदर में टी भी होता है, उसके अंदर में ग्रीन टी भी होता है। अब टी या ग्रीन टी के बारे में लिखोगे तो आपको जितने बेवरेज के अंदर में आप पूरा प्रोड्यूस करो आर्टिकल, उतने आर्टिकल आपको प्रोड्यूस नहीं करने हैं, राइट। तो आपका प्लानिंग जो होगा ये बहुत आपका आसान हो जाएगा। दूसरा पॉइंट जो निश सिलेक्शन में है, जो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके इंटरेस्ट के अराउंड में हो पहला ब्लॉग आपका हो। अगर आपको पसंद है बॉलीवुड मूवी, राइट, तो आप बॉलीवुड मूवी में कर लीजिए, हालांकि वो भी बड़ा टॉपिक है, राइट। आपको पसंद है खाना पीना, अपना शहर पसंद है, उसके अराउंड में कर लीजिए। पहला निश जो भी क्रिएट कीजिएगा वो आप समझिएगा कि वो पैसा नहीं जनरेट करेगा, वो लर्निंग पर्पस के लिए आप कीजिएगा, और आपके इंटरेस्ट के अंदर में क्यों कीजिएगा? क्योंकि अगर आप इंटरेस्टेड ही नहीं होगे तो आप रिसर्च नहीं कीजिएगा, रिसर्च नहीं कीजिएगा तो आपका आर्टिकल पढ़ के कोई आपके यूजर को वैल्यू नहीं मिलेगा, वैल्यू नहीं मिलेगा तो कोई क्यों पढ़ेगा, ना गूगल रैंक करेगा, ना कुछ आपको वैल्यू मिलेगा, राइट। तो ये आपका दूसरा पॉइंट है कि आपके इंटरेस्ट के अंदर में है, और उस टॉपिक के अराउंड में आप इतने इंटरेस्टेड इनफ हो कि आप 25 से लेके 50 ब्लॉग लिख सके उसके अराउंड। अब ये 25 से 50 आ गया, कोई 30 बोलता है, कोई होता है, मान के चलो 25 से 50। अब इसका रीजनिंग क्या होता है कि ऐसा नहीं कि आपने क्रिकेट बोल दिया तो खाली क्रिकेट के ऊपर लिख दिया, राइट। आप ये लिख सकते हैं IPL के ऊपर 5 आर्टिकल लिख दिया, वर्ल्ड कप के अंदर में कर रख दिया, इंडिया का बेस्ट नॉक्स के ऊपर में अपने 5 आर्टिकल लिख दिया कि भाई कौन कौन सी बेस्ट ये प्लेयर के ऊपर में लिख दिया, विराट कोहली की कौन कौन सी अच्छी ये है, आपने सचिन के ऊपर में लिख दिया, और आपने अलग अलग प्लेयर के ऊपर में भी लिख दिया, हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट के ऊपर। तो ऐसे डिफरेंट कैटेगराइज कर दोगे तो वैसा करके 50 हो जाए। ऐसा नहीं कि खाली आपने सचिन के 50 रखे, बहुत मुश्किल लिखना उसके ऊपर में, एक आदमी के ऊपर में, करेक्ट, नॉर्मल आदमी के लिए। तो आप बेसिकली क्या करोगे, उसको कैटेगराइज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं साइलो स्ट्रक्चर, बोलते हैं, जो अभी आपने बोला साइलो स्ट्रक्चर। तो साइलो स्ट्रक्चर एक लॉजिकल तरह से स्ट्रक्चराइजेशन ऑफ आपकी वेबसाइट का होता है। साइलो स्ट्रक्चर बनाने से एसईओ के बंदे का फायदा तो होता है, क्योंकि वो एक जगह पे, जैसे कि अगर आप मान लें क्रिकेट के बारे में कर रहे हो और क्रिकेट न्यूज के बारे में एक आपका सेक्शन है, दूसरा क्रिकेट
क्रिकेट रिकॉर्ड्स के बारे में एक सेक्शन है, क्रिकेट पर्सनालिटीज के बारे में सेक्शन, अलग अलग आपने कैटेगरीज बना के रखी है। तो वो बेसिकली एक बहुत ही अच्छा क्लस्टराइजेशन हो जाता है और वहां पे बेसिकली उसी से रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होता है। तो उस कैटेगरी को सारे एसईओ लोग बोलते हैं कि भाई वो कैटेगरी अच्छे करने से अच्छा होगा और रैंक कर सकते हैं। लेकिन कभी कैटेगरी ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बताते हैं, कैटेगरी के अंदर में भी आपको जगह बना के कुछ कंटेंट डलवाना पड़ेगा बॉटम के तरफ में, ताकि आपका उस पेज को अच्छे से समझ सके, राइट। तो आधी अधूरी बात नहीं, पूरी बात कि कैटेगरी अगर आप साइलो स्ट्रक्चर बना रहे हो तो आपको कैटेगरी भी ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। उस कैटेगरी का टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर में कीवर्ड्स होने चाहिए, उसके कंटेंट के अंदर में नीचे बॉटम की तरफ में छोटा कर सकते हो जो गूगल को समझ में आए, कॉन्टेक्स्ट पेज को समझ में आए, तो वहां रैंकिंग के लिए कर सकते हो। तो आपका पहला पॉइंट हो गया निश, दूसरा पॉइंट हो गया निश क्यों करते हैं, सेकंड पॉइंट आपका आ गया साइलो स्ट्रक्चर, राइट। अब आते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में। तो टेक्नोलॉजी एक टाइम में बहुत ज्यादा मुश्किल चीज हुआ करती थी, अब थोड़ा आसान हो गई है, वर्डप्रेस आ गया है। तो 10 मिनट के अंदर में, आप 15 मिनट के अंदर में आपकी वेबसाइट बनकर तैयार हो जाती है। टेक्नोलॉजी आपको वेबसाइट बनाने की टिपिकली 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक होता है होस्टिंग, जो आप होस्टगेटर, होस्टिंगर, है ना, ऐसे बहुत सारे खरीद सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट आपको ब्लॉगर वही बताएगा जिसमें सबसे ज्यादा उसका एफिलिएट कमीशन मिलेगा, है ना। तो उस पे मत जाइएगा, खुद एक्सपेरिमेंट करो उस पे। देखो ग्रुप में पूछ लेना, ग्रुप में बगैर एफिलिएट लिंक वाले जो बताएंगे वही बेस्ट है। दूसरा जो है आपका आता है डोमेन नेम। तो डोमेन नेम आप सर्च कर सकते हो। डोमेन नेम में का भी एक पंगा है। डोमेन नेम का ये पंगा है कि आप जब भी डोमेन नेम सर्च करोगे तो वो डोमेन पहले से प्री टेकन रहता है। तो आपको पहले तो दिमाग में नहीं आएगा कौन सा है भाई, क्या नहीं है, अब प्री टेकन आता है। तो आपने निश अगर सेलेक्ट कर लिया, आपने निश सेलेक्ट कर लिया, लेट से आपने दिल्ली सेलेक्ट कर लिया निश पे, राइट। तो एक वेबसाइट मैं बताता हूँ जो आपके दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, उसका नाम है लीन डोमेन सर्च, leandomainsearch.com, राइट। नीचे आपके डिस्प्ले हो जाएगा, वेबसाइट का नाम हो जाएगा डिस्प्ले। अब इसमें जाके सिर्फ आप अपना कीवर्ड डालिएगा और ये सिर्फ आपको वैसे ही डोमेन दिखाएगा जिस डोमेन को के अंदर में अवेलेबिलिटी है, और आपको नाम भी सजेस्ट करेगा। फ्री टूल है। इट्स लाइक कंप्लीट ब्रांडिंग, ब्रांड का दिखा देगा क्या, ब्रांड का नहीं रहता, ये बेसिकली जंबल ऑफ कीवर्ड्स होता है। लाइक डोमेन सजेस्ट करेगा, या डोमेन बस वही सजेस्ट करेगा जो अवेलेबल है। ओके। तो जैसे अगर तुम क्रिकेट डालोगे तो उसको 3000 डोमेन दे दो जो अवेलेबल, बस वही काइंड ऑफ हमें फ्री अवेलेबिलिटी चेकर भी मिल गया, या अवेलेबिलिटी चेकर, राइट। तो उसको आप यूज करके डोमेन नेम, तो आपका डोमेन नेम सॉर्ट आउट हो गया, आपका टेक्नोलॉजी में होस्टिंग सॉर्ट आउट हो गया। वर्डप्रेस सीएमएस होता है, कंटेंट मैनेजिंग सिस्टम, यानी कि अपने कंटेंट को मैनेज करने के लिए ब्लॉग वगैरह को, वो सीएमएस है। उसको आप डाल लीजिएगा, वर्डप्रेस को डाल लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा आपको ऑप्टिमाइज करने पड़ेंगे। तो बहुत सारे इसमें 2 लेवल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन होता है। जैसे कि एक आप कैश क्लियर करते हो तो WP आपका कैश का WP रॉकेट आता है जो कि पेड है। उस तरह से और भी टूल आते हैं। आप कैश खाली लिखोगे प्लगइन में तो वहां पे टॉप में आपको दिखा देगा कौन से, उस टॉप वाले को डाउनलोड करके कैश क्लियर कर लीजिए। इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी अगर आप देखोगे, इमेज ऑप्टिमाइज जो प्लगइन का एरिया है वहां से भी आपको मिल जाएगा। तो आपकी वेबसाइट भी ठीक ठाक हो जाएगी। बहुत ही ज्यादा हेवी दिखने वाली वेबसाइट थीम यूज मत कीजिएगा। पेड थीम यूज करना अच्छा होता है अगर आपके पास में कुछ पैसे हैं, 2-3 हजार रुपए, तो आप कर सकते हो, नहीं तो फ्री थीम से भी काम चल जाता है। लेकिन पेड थीम जो नल्ड होता है, यानी कि फ्री डाउनलोड होता है, उसको मत यूज कीजिएगा। आपकी वेबसाइट में वायरस लग जाएगा, अब फिर उसके बाद आपकी हालत खराब हो जाएगी। याद रखिएगा कि आप जो बिल्ड कर रहे हो दैट इज अ डिजिटल एसेट। जैसे घर में अगर आप सोना कुछ कलेक्ट कर रहे हो तो डिजिटल नहीं, वो एसेट है। वो सोने के अंदर कुछ ऐसा केमिकल डाल दिए जो सोना खराब हो जाता तो खराब हो जाएगा आपका एसेट ना। तो याद रखिएगा कि जो एसेट है आपका, याद रखिएगा जो आपका ये जो है ये आपका डिजिटल एसेट है। तो अब आपकी वेबसाइट टेक्नोलॉजिकली भी बन गई, आपकी वेबसाइट निश वाइज भी हमने बता दी बन गई। अब इसके बाद हम उतरेंगे आर्टिकल बनाने। ठीक है, क्वेश्चन हमारा इसमें था कि जो हमारे राइटर्स हायर करते हैं उनके लिए एसओपी जो हम बनाते हैं वो किस टाइप का रखें। ठीक है, राइटर्स हायर से पहले मैं आपको कंटेंट के बारे में बता देता हूँ क्या। ठीक है, देखो दुनिया में आप जहाँ भी जाइएगा बोलेगा कि कंटेंट इज द किंग, बोलता है ना। बट किंग मेकर कौन है? चाणक्य कौन है? तो ऑप्टिमाइजेशन इज द किंग मेकर। पहले जो है आप कंटेंट जब आप पहले बनाते थे, कुछ भी कंटेंट डाले किसी तरह से डाल दिए, वो कंटेंट रैंक कर जाता था। अब लोगों को उतना फर्क नहीं पड़ता था। अभी आपके कंटेंट का स्ट्रक्चराइजेशन होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से हेडिंग होना चाहिए, उसके अंदर में एक सब हेडिंग आपको पता चलना चाहिए ये इससे अलग है। जैसे कि मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि आप नए नए राइटर हो, आप है ना 8 लाइन का एक पैराग्राफ लिख दो, लोग पढ़ेंगे नहीं। तो गाइडलाइन है 3 लाइन का एक पैराग्राफ होना चाहिए। ठीक है,
लेकिन कंटेंट लिखने से पहले भी आपको कंटेंट कैलेंडर बनाना पड़ेगा कि अगले एक, जैसे कि आप मान लीजिए कि अगले एक महीना के अंदर आपने साइलो स्ट्रक्चर बना दी, जो मैंने आपको डिफाइन कर दी कि अलग अलग कैटेगरी बना लीजिएगा, राइट। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि नोएडा में रहता हूँ, ठीक है, तो नोएडा में मैं नोएडा के रेस्टोरेंट के बारे में लिख सकता हूँ, नोएडा में हैपनिंग प्लेसेस के बारे में लिख सकता हूँ, नोएडा के एजुकेशन स्पेस के बारे में लिख सकता हूँ, नोएडा के जो वहाँ से पैदा हुए पर्सनालिटी अभी करंट है उनके बारे में, जो हिस्टोरिकल फिगर उनके बारे में भी लिख सकता हूँ, नोएडा की हिस्ट्री भी लिख सकता हूँ। ये 5-6 तरीके से हम लिख सकते हैं, राइट। तो जो भी आप अपना एक कंटेंट कैलेंडर बेसिकली बनाते हैं, तो बेसिकली अगले एक महीना तक, एक हफ्ता तक आप क्या लिखने वाले उसके ऊपर ना पहले एडवांस में बना लेते हैं, क्योंकि अगेन भूख लगा बिरयानी बनने जाओगे तो फिर भूखे से हाल पेट छपछपा जाएगा, इसलिए फ्रीक्वेंसी भी मैनेज कर सकते हो। तो मान के चलो कि अभी शुरुआत में डेली एक कंटेंट मत लिखो, 2 दिन में एक कंटेंट लिखो, 15 कंटेंट पहला मंथ में आप इसका करो। अब जैसे कि मैंने 7 कैटेगरी बताया, तो 15 कंटेंट एक कैटेगरी में अगर आपको खोजना मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए आप 7 कैटेगरी 2-2 कंटेंट कर लो, किसी एक में आप 3 कंटेंट कर लो। भैया महीना में 2 रेस्टोरेंट के बारे में तो बता सकते हो ना, नोएडा के 2 हैपनिंग प्लेसेस के बारे में तो बता सकते हो, 2 पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करोगे तुमको पता चल जाएगा। तो ये कंटेंट कैलेंडर हो गया। अब कंटेंट कैलेंडर के बाद में कंटेंट जब आप लिखने जाते हो तो हम लोग अपने स्टूडेंट को सिखाते हैं एक क्लस्टर में, कि एक कंटेंट को 10 हिस्से में बांट लो, उसका आउटलाइन बना लो, देन उसके बाद में कंटेंट लिखना चालू करो। पहला हिस्सा जो होगा इंट्रोडक्शन होगा, लास्ट हिस्सा जो होगा वो कंक्लूजन होगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन में लोगों को थोड़ा समा बांधा जाता है, कंक्लूजन में कॉल टू एक्शन होता है, भैया कमेंट करो, शेयर करो, वो सब होता है, करेक्ट। तो जो भी कंटेंट आप लिखोगे तो पहले एक समा बांधिए, देन उसके बाद में आपको सोचना है अपने यूजर के हिसाब से कि अगर मान लेते हैं कोई आदमी को डायबिटीज है और वो डायबिटीज का इंफॉर्मेशन पाना चाह रहा है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, वो व्यक्ति ऐसा तो नहीं होगा, वो व्यक्ति पहले बोले क्योर क्या, ऐसा तो नहीं होगा। वो आदमी पहले बोलेगा कि भाई डायबिटीज क्या होता है, कितने टाइप होते हैं, सिम्टम क्या है, कैसे इसको डायग्नोसिस किया जाए, तब जाके वो क्योर में आएगा। तो आप देख लो एक फ्लो बनता है। तो वैसे ही कंटेंट का एक फ्लो होता है। जैसे कि कोई आदमी अगर मोबाइल का रिव्यू कर रहा है तो थोड़ा पहले थोड़ी प्राइसिंग में थोड़ी आएगा, पहले बताएगा मोबाइल का कैमरा कैसा है, अगर कैमरा अच्छा है तो उसका बैटरी लाइफ कैसा है, उसका जो भी उसका एक फ्लो होगा, राइट, उसका क्वालिटी कैसा है, कितने देर तक रुकता है, हीट होता है कि नहीं होता है, वीडियो कैसा खींचता है, इस टाइप की चीजें। और लास्ट में जाके वो प्राइसिंग में आता है कि भाई इसका इतना प्राइस है आप करके, राइट, किसी भी। तो वो बेसिकली यूजर जब तक जानेगा नहीं क्या क्या चीज, तब तक प्राइसिंग को जस्टिफाई। अब पहले बोले 1 लाख का मोबाइल, भाग जाएगा यूजर, है ना। तो आपको बेसिकली जो भी डिफाइन करना, तो आप यूजर किस तरह से, जैसे कि आपने एक क्वेश्चन किया कि भाई कोई आदमी आके आपसे क्वेश्चन करेगा कि भाई मोबाइल कैसा है, तो आप उसको कैसे जवाब दोगे। देखो ये मोबाइल बहुत अच्छा है, मोबाइल जो है इस कंपनी का बहुत अच्छा है, और इसमें मालूम क्या बहुत अच्छा चीज है, इसका कैमरा बहुत अच्छा है। तो आपने पहला कैमरा बोला ना, लेकिन उसके बाद वो फॉलो अप क्वेश्चन करेगा, अच्छा ठीक है आपने कैमरा के बारे में बता दिया, ये बताइए इसका ना बैटरी लाइफ कैसा है, बैटरी लाइफ के बारे में बताया। फिर वो फॉलो अप क्वेश्चन करेगा, अच्छा बैटरी लाइफ बता दिया, ये बताइए इसका ना बिल्ड क्वालिटी कैसा है, तो आपने बिल्ड क्वालिटी के बारे में बता दिया। तो आप समझो कि एक बेसिक क्वेश्चन से फॉलो अप क्वेश्चन करते हुए आप लास्ट तक जब आओगे, तो ये सबसे अच्छा कंटेंट होता है कन्वर्सेशनल स्टाइल में। तो आपको इसके लिए अपने दिमाग को 2 हिस्से में रखना पड़ेगा, और यही सबसे मुश्किल बात होता है। यही ब्लॉगर को सीखने में 2 से 3 साल लग जाता है अपने नीश के अंदर में, कि कन्विंस कैसे किया जाए और किसको। मैं जो आपको अभी बता रहा हूँ इसमें कई साल लोगों को सीखने में लग जाते हैं, कन्विंस कैसे किया जाए, राइट। कन्विंस इंफॉर्मेशन के थ्रू आप कर सकते हो, बीच बीच में आप अपना ऑथोरिटी भी दिखा सकते हो। तो आपने बेसिकली जो भी कंटेंट लिखा उसका एक फ्लो, एक दिमाग आपका क्वेश्चन करेगा, दूसरा दिमाग उसका क्वेश्चन का जवाब देगा। तो इसीलिए हम पहले बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि सबसे पहले ना, अब दोनों साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते, स्विच ऑन स्विच ऑफ सबके लिए मतलब कि बहुत पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए बोलते हैं कि पहले एक ही दिमाग रखो, और उस दिमाग से पहले आउटलाइन बनाओ, क्वेश्चंस क्या है, और उस क्वेश्चन के जवाब खोजो, सब जगह खोजो, अपने एक्सपीरियंस से अलग अलग जगह कंटेंट पढ़ो, और उस हिसाब से अपने हिसाब से जो समझ में आया अच्छे तरीके से उसको सामने पेश कर दो, राइट। तो ये कंटेंट तुम्हारा पूरा क्लस्टराइजेशन जो होता है कंटेंट लिखने का तरीका होता है, ये चीज का, ठीक है। तो ये कंटेंट प्लानिंग का ये चीज हो गया। अब आते हैं राइटर जब हायर करें, तो राइटर को एसओपीज या हम बोले कि उसको एक चेकलिस्ट देते हैं कि कैसे करें, क्योंकि उनको पता नहीं होता। तो उसमें जैसे कि मैंने आपको कंटेंट को बताया कि भाई आपका प्रॉपर सब हेडिंग होना चाहिए एसईओ के हिसाब से, अगर सर्च कंटेंट के हिसाब से नहीं, आप थोड़ा सर्च ऑटोमेशन के हिसाब से उनको भी देते हैं। कंटेंट 500 वर्ड का कम से कम होना चाहिए, 800 वर्ड का भी हो सकता है, बट 500 वर्ड के लगभग मिनिमम मान के चलते हैं। ऐसा कोई इसका रूल नहीं है, ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हम लोग बना लिए हैं, और उसमें स्टैंडर्ड भी ऐसा कोई मानक नहीं है, बना लिए हैं तो उस हिसाब से हम लोग करते हैं। पहले 350 था, 500 वर्ड हो गया। फिर उसका कंटेंट का आउटलाइनिंग होगा, अच्छे से होगा, ठीक है, उसमें इंट्रोडक्शन ये होगा, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट जो आप कीवर्ड के ऊपर में बना रहे हो, कीवर्ड टाइटल में होगा, कंटेंट बॉडी में बार बार रिपीट होगा, आपके सब हेडिंग जो आप दोगे वहां पे वो होगा,
मेटा डिस्क्रिप्शन में होगा, आपका यूआरएल जो होगा वो उसमें वो कीवर्ड होना चाहिए। तो इस टाइप की चीज़ें जो स्टैंड आउट होती है वो सारी चीज़ें। इमेज ऑप्टिमाइजेशन का, इमेज करोगे तो उसकी साइज 100 KB से ऊपर नहीं होनी चाहिए, राइट, उसको ऑप्टिमाइज करके डालना है। फीचर्ड इमेज का साइज हम लोग 1200x630 कर सकते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से आपका डिस्कवरी में अच्छे से नजर आ जाए, पाइप फटे नहीं वहाँ पे। तो इस टाइप के आप एसओपीज बना सकते हो। एसओपीज बोले या इसको आप बेसिकली चेकलिस्ट बना के सामने वाले को दे दोगे तो वो बहुत डम लेवल का आप बनाते हो, क्योंकि आपके जो कंटेंट आइटम वो टेक्निकल नहीं होते। लेकिन आप उनको बोलोगे नहीं ये चीज़ करो ऐसे वैसे, नहीं, आप उनको बोलो टाइटल में चाहिए, कीवर्ड में चाहिए, बस उनको समझ में आ जाएगा। तो उनको वो जो आप एक गाइडलाइन दे दोगे उसके हिसाब से वो कर देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा आपको आगे बढ़ा देगा। ठीक है, तो अब तक हम एसईओ ऑप्टिमाइजेशन में ऑन पेज कर चुके हैं, टेक्निकल एसईओ हमारा हो गया, साइट बन गया। तो थर्ड पार्ट आता है ऑफ पेज में। एक हम लोगों ने कीवर्ड रिसर्च छोड़ दिया है। कीवर्ड रिसर्च हमने तो कर दिया। हाँ, कीवर्ड रिसर्च के बारे में बेसिकली अच्छा तरीका कीवर्ड रिसर्च का यही होता है कि अगर आपको उस एरिया में कोई कंपटीटर है तो उसका रिवर्स आप कीवर्ड रिसर्च करना चालू कर दीजिए। जो सेमरश और आपके HRF है तो वहाँ पे डालिएगा तो कीवर्ड बता देते हैं, और वहाँ पे डिफिकल्टी बता देते हैं कितना डिफिकल्ट उनको रैंक करनी है। तो इजी डिफिकल्टी वाले उन कीवर्ड को पकड़ के आप चल सकते हैं। या आपके दिमाग में कोई टॉपिक आ गया पहले से कि भाई हमको ये रेस्टोरेंट है, इसका नोएडा का रेस्टोरेंट है, या ये मोबाइल फोन का टॉपिक मांगे, तो उसके अराउंड में भी आप कीवर्ड लाने से अलग अलग जगह पे आप सर्च करके उससे रिलेवेंट कीवर्ड निकाल सकते हैं, वहाँ से निकाल सकते हैं। तो हमने साइट कीवर्ड मिल गया हमें, हमने साइट बना ली टेक्निकल एसईओ करके, ऑप्टिमाइजेशन करके, ऑन पेज भी हमने इसको कर लिया। अब थर्ड पार्ट आते हैं उसकी बैकलिंक लिंक बिल्डिंग, ऑफ पेज कब से स्टार्ट करें। ठीक है, देखो एक चीज का ध्यान रखना कि तुम्हारा ऑफ पेज तब तक काम नहीं करेगा जब तक तुम्हारा ऑन पेज नहीं होगा, ठीक है। और सिर्फ आर्टिकल लिख देना ऑन पेज नहीं हो, तो ऑन पेज का मतलब होता है टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, रिपीटेड कीवर्ड एंड ऑल दोस थिंग। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। तुम्हें जो बैकलिंक्स वगैरह है वो तुम्हें जिस दिन आर्टिकल तुम्हारा पब्लिश हुआ उसके 24 घंटे के अंदर में बनाना चालू कर देना चाहिए। शुरुआत में तुम थोड़े हल्के बैकलिंक्स बना सकते हो जो इजी टू ग्रैब होते हैं, जैसे कि वेब 2.0। बहुत सारे लोग बोलेंगे वेब 2.0 काम करता है, बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं काम करता, किसी को नहीं पता है काम करता है कि नहीं करता है ना। हल्के वाले डॉक्यूमेंट वाले से सबमिशन साइट के अंदर बना सकते हो, फाउंडेशन थोड़े, हाँ फाउंडेशन जिसको बोलते हैं, थोड़े बहुत आप प्रोफाइल का बना सकते हो। प्रोफाइल हालांकि अभी के टाइम में काम कर रहा है बट 2 साल के बाद काम नहीं करेगा, ठीक है, तो उस पर बना सकते हो। बट बेसिकली एक सिग्नल दे रहे हो कि भाई ये गूगल को सिग्नल दे रहे हो कि इट्स दे हैव राइट। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, कोई भी दुनिया का बना बेहतरीन से बेहतरीन बैकलिंक बना लो, लेकिन अगर वो इंडेक्स नहीं है तो काम नहीं करेगा। तो जो बैकलिंक का प्रोसेस होता है वो 5 स्टेप का, 4 या 5 स्टेप होता है। पहला स्टेप फाइंडिंग आपका अपॉर्चुनिटी, जो अपॉर्चुनिटी को आप फाइंड करना चाहते हो उस अपॉर्चुनिटी के ऊपर बैकलिंक बनाना। दूसरा होता है वेरीफाइंग कि वो वर्थ इट है कि नहीं, ठीक है। जैसे कि हम लोग मान के चलते हैं कि DR या DA20 से नीचे के वेबसाइट के अंदर बैकलिंक नहीं बनाएंगे, और अगर प्रोफाइल वाला तो 50 DR या DA से नीचे का नहीं बनाएंगे, क्योंकि अभी वो ओवर अब्यूज है तो हाई क्वालिटी के बनाते हैं, राइट। तो एक ये पॉइंट होता है। आउटरीच है तो कम से कम 30 DA या DR का होना चाहिए। आउटरीच मतलब किसी को मेल करके पैसा देके या नहीं भी पैसा देके गेस्ट पोस्टिंग फलाना डिम करना, राइट। गेस्ट पोस्टिंग का तो 4 महीना 5 महीने तो खत्म ही हो गया। जो डायरेक्टली ऐसी वेबसाइट देती थी जो गेस्ट पोस्ट बोलते आओ मेरे यहाँ गेस्ट पोस्ट तो खत्म हो गया, आउटरीच ही बचा गेस्ट पोस्टिंग, ठीक है। तो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा वो अपॉर्चुनिटी वर्थ इट है कि नहीं। और बैकलिंक में 2 चीजें, मैं कम से कम कई लोगों का इंटरव्यू लेता हूँ, मैं 2 चीजों के बारे में थोड़ा डिटेल में पूछता हूँ। एक होता है कि भाई डू फॉलो नो फॉलो क्या पंगा है बता दो, और एक बोलता है एंकर टेक्स्ट के बारे में। क्योंकि आप बड़ी से बड़ी वेबसाइट के ऊपर में आप डू फॉलो लिंक बेसिकली आपको रैंकिंग करने में डायरेक्टली हेल्प करती है, नो फॉलो इनडायरेक्टली हेल्प करती है। उसका भी तरीका प्रोसेस होता है, बट आप डू फॉलो समझो कि डायरेक्टली एक वाउचिंग का सिस्टम होता है। वोटिंग और वॉचिंग में ये फर्क होता है, वोट का वैल्यू 1 होता है, लेकिन जैसे कि अंबानी अगर किसी को वोट करेगा तो उसका वोट का वैल्यू 1, मेरे वोट का वैल्यू 1, लेकिन अंबानी किसी को वाउच करेगा तो उसकी पूरी ऑथोरिटी, पूरा एम्पायर उसके पीछे में लगा हुआ है। हम करेंगे तो हमारी ऑथोरिटी जितनी भी है वो लगेगी, तो अंबानी का वैल्यू वाउचिंग में बहुत बढ़ जाता है। तो जब किसी की वेबसाइट में आपका लिंक होता है, डू फॉलो होता है, तो वो वेबसाइट वाउच करता है एक पर्टिकुलर कीवर्ड, जो कीवर्ड जिस टेक्स्ट को बनता है उसी को एंकर टेक्स्ट बोलते हैं। अब एंकर टेक्स्ट अगर है ना उस कीवर्ड से चेंज करके कुछ और कर देंगे तो कितनी भी बड़ी वेबसाइट है उसका कोई वैल्यू नहीं होता। एंकर टेक्स्ट भी बड़ा दिलरुबा टाइप का है, बड़ा जालिम टाइप का है, चीजें होती हैं, राइट। तो एंकर टेक्स्ट आपको बहुत डीपली स्टडी करना चाहिए। एंकर टेक्स्ट कितने टाइप होते हैं, किस टाइप होते हैं, क्या फर्क पड़ता है, और डू फॉलो नो फॉलो के बारे में भी। डू फॉलो नो फॉलो के बीच में ये फर्क है कि डू फॉलो वाउच करेगा, लिंक जूस पास करेगा,
यानी कि ये अपनी ऑथोरिटी एक वेबसाइट की एक पेज की दूसरे पेज में पास करेगा, और नो फॉलो क्या आता है, खाली यूजर पास करेगा, वो ऑथोरिटी कोई पास नहीं करता है। तो आपको शुरुआत से बना लेना चाहिए। अब आपको देखना है कि जो आपने फाउंडेशन लिंक बनाया है ना, उस फाउंडेशन लिंक से क्या आपकी वेबसाइट टॉप 100 के अंदर में आ गई। जैसे आपकी फाउंडेशन लिंक से टॉप 100 के अंदर ना आ जाएगी तो ज्यादा वैल्यूबल लिंक जैसे कि गेस्ट पोस्टिंग, आर्टिकल सबमिशन, जो थोड़ा टाइम लगता है जिसको करने के लिए, तो उन जैसी वेबसाइट के ऊपर में आप लोग को लिंक बनाना चाहिए। मे बी यू नो दैट अच्छी जगह से अगर लिंक कहीं से आपको फ्रेंड से भी मिल गया, बहुत सारे दोस्त हैं जो आपको दे देते हैं, तो वहां से कर सकते हैं। तो वो अलग अलग जगह तरीके से आप लिंक बना सकते हो, जो लिंक का आपको बेसिकली फिर रैंकिंग में आपको हेल्प करेगा। अगर हाँ, यहाँ पे दो चीज है कि अगर आपका वेबसाइट ऐसा है जो कि आपका एफिलिएट के ऊपर में नहीं है, एड्स के ऊपर में है, तो आपको टॉपिक ऐसे चूज करने चाहिए जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा जनरेट होता है, क्रिकेट, बॉलीवुड, ठीक है। लेकिन अगर आपका कोई एफिलिएट प्रोडक्ट है, यानी कि आप किसी को प्रचार कर रहे हो, उसकी जगह पैसा दे रहा है, तो उसमें ट्रैफिक नहीं, उसमें लोग उस प्रोडक्ट को खरीद रहे कि नहीं, उसको आपको ध्यान रखना चाहिए। तो कम ट्रैफिक में भी आपको आ सकता है। तो आप बेसिकली अगर एफिलिएट प्रोडक्ट कर रहे हो तो आप बेसिकली उस एक पेज को एक प्रोडक्ट समझ के काम करो कि लेट्स से इस एक पेज में हमने कुछ बैकलिंक खरीदे, लेट्स से हमने $500 के बैकलिंक खरीदे, ठीक है। और आपको लेकिन ये पता होना चाहिए कि वो $500 के बैकलिंक से आपका रैंक होगा, इसीलिए शुरुआत में फ्री बैकलिंक से अपने रैंक करने की कोशिश करो। तो जब आपको लिंक का पता चल जाएगा तो बेसिकली आपने कितना इन्वेस्ट किया, $500 इन्वेस्ट किया, राइटर को लिखवाने के लिए $50 और दे दिया, टेक वगैरह का मान के लगता है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट उस एक पेज के लिए आपका $550-600 होगा, करेक्ट। नाउ अब आपको देखना है कि थ्रू आउट द टाइम अगर ये टॉप में रैंक कर जाता है, तो टॉप में रैंक करने पे लेट्स से उसमें ग्रीन टी के ऊपर में 10,000 सर्चेस है इंडिया के अंदर, ठीक है। आप अगर टॉप 10 के अंदर में रैंक करते हो, आपको उसमें से लेट्स से 500 क्लिक मिल जाता है पर महीने का मिल सकता है। तो खाली ग्रीन टी पे नहीं मिलेगा, इसके आसपास वाले कीवर्ड पे मिल जाएगा, ग्रीन टी एसेंशियल वाला जो भी मिल जाएगा। अब उन 500 में अगर हम मान के चलें कि 5 आदमी कन्वर्ट हो रहे हैं और उस पैकेज का दाम ₹500 ₹500 है, तो आपको 10% यानी कि एक बेचोगे तो ₹50 आपको मिलेगा, करेक्ट। यानी कि ये $500-600 कितना हो, 6-8 के 32,000 है ना, 32,000, हाँ 48,000, ठीक है। अब इस 48,000 को रिकवर करने के लिए 50,000 पकड़ लो, 50 डिवाइड बाय 48,000, 50 से वो आपने काटा तो 48, मतलब 50,000 पकड़ लो, 48,000 2,000 बढ़ा ही रहते हैं हिसाब के लिए। तो आपके पास में लगभग हो गया 1,000 प्रोडक्ट को बेचोगे तो शायद 1,000-2,000 ऐसी कुछ होगा, नंबर होगा, तो उसको बेचोगे तो शायद आप उसका रिकवर कर पाओगे। अब इस 1,000 को बेचने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा। अगर महीने का आप मान लेते हैं कि आपके पास में 100 क्लिक उस प्रोडक्ट के ऊपर में आ रहे हैं या 500 क्लिक आ रहे हैं, और उस 500 क्लिक में आप 10% यानी कि 5 को बेच पा रहे हो, या लेट्स से 10% 10 को बेच पा रहे हो, तो वो 10 × 50 मतलब एक महीने में 500 करो, वो 50,000 रिकवर करने में कितना टाइम लग जाएगा, उस टाइम का कैलकुलेशन होता है। इसी वजह से ब्लॉगर क्या करते हैं कि जो लो कमीशन वाले जो प्रोडक्ट होते हैं जिसमें ₹50 मिलता है, ₹100 मिलता है, उसको नहीं चूज करते हैं। वो थोड़ा हाई कमीशन वाले प्रोडक्ट को चूज करते हैं, जैसे कि 10,000 रुपये कोई बेच दिया, 1,000 रुपये मिल गया, एफर्ट तो उतना ही लगने का उनका, राइट। यानी कि अगर 50 प्रोडक्ट को बेच दिए हैं तो उनका रिकवर हो जाएगा। 50 प्रोडक्ट अगर मान लेते हैं एक महीना के अंदर में वो 10 प्रोडक्ट, यानी 5 महीना में उनका रिकवर है, देन उसके बाद में उनके पास में पैसे, मतलब वो अब जाके वो ब्रेक इवन पॉइंट को रीच के ऊपर की तरफ। ये कैलकुलेशन आपको करके चलना पड़ेगा कि ब्रेक इवन पॉइंट कब करेंगे कब नहीं करेंगे। अगर एफिलिएट में है तो ये कैलकुलेशन नहीं करते हैं, इसी वजह से पैसा डूब जाता है। धंधा में भी नहीं करते कैलकुलेशन, ब्रेक इवन हमारा कब आएगा। अब हमारे पास साइट रेडी है, हमारी कंटेंट हो गया, बैकलिंक हमने शुरू कर दिया, तो किस पॉइंट पे हम उससे बोल सकते हैं कि नाउ वी आर ऑलरेडी, ऐसे पॉइंट पे हम बोल। इसमें एक और एड-ऑन क्वेश्चन था, उसको अथॉरिटी बिल्ड कैसे कर सकते हैं। हमने एक समरी कर लेते हैं पूरा जो हमने डिस्कस किया। हमने स्टार्टर साइट कैसे बनानी है, साइट स्टार्ट कैसे करनी है, वो हमने बात कर ली, होस्टिंग, डोमेन, वर्डप्रेस। उसके बाद आपने टूल बताया, वो उसमें डिस्कशन में आ जाएगा। उसके बाद हमने डिस्कस किया ऑन पेज का स्ट्रेटेजी और कंटेंट का स्ट्रेटेजी और चेकलिस्ट, वो उसमें शेयर किया आपने। आफ्टर दैट बैकलिंक्स हमने डिस्कस किया। अब ये सारी चीज़ हो गई, हम एक साइट से लेट से हमारा मोनेटाइज हो जाता है एडसेंस से या फिर एफिलिएट से, ठीक है। मोनेटाइज होने के बाद हमारे को उस साइट को लॉन्ग टर्म में लेकर चलना है, तो उसको हमें ब्रांड बनाना है, ठीक है। तो अब वो ब्रांड या फिर वो अथॉरिटी हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं। देखो
ब्रांड या ऑथोरिटी बिल्ड करने के में एक दिन में नहीं बिल्ड होता, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे मैं एफिलिएट की बात करूं तो गुड हाउसकीपिंग एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। गुड हाउसकीपिंग वगैरह का होता है, बहुत बड़ी वेबसाइट है और उसमें लगभग जितने भी हाउसकीपिंग की वेबसाइट का तुम देखोगे, जैसे कि किचन नाइफ को देखोगे, वो सब टॉप में रैंक करता है, राइट, बहुत अच्छा है। तो आपको अगर ब्रांड बिल्ड करना तो सिर्फ कंटेंट से नहीं, आपको पूरी की लुक एंड फील, आपके कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है, चाहे वो सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हो, चाहे वो आपका वेबसाइट के कलर्स का हो, लोगो हो, आप बड़े बड़े राइटर्स को लाके लिखवा रहे हो, वो सारी की सारी चीजें आपके पास में होनी चाहिए, क्योंकि उनकी अथॉरिटी भी आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी पर। ब्रांड का जब मतलब हम लोग बोलते हैं तो दैट इज अ डिफरेंट, ऑथोरिटी वेबसाइट का मतलब डिफरेंट। ऑथोरिटी वेबसाइट का मतलब कि वो उस निश के ऊपर में, उस कीवर्ड के ऊपर में ऊपर की तरफ राज कर रहा है, कोई भी आर्टिकल डालेगा तो वो करेगा। अथॉरिटी ब्रांड की तरफ जाता है, ब्रांड से। हाँ, तो अथॉरिटी अलग चीज होता है, ब्रांड अलग चीज होता है। अथॉरिटी से ब्रांड बनते हैं। एक ऐसी वेबसाइट जो अच्छा ब्रांड नहीं है, अच्छे ब्रांडिंग नहीं की, वो अथॉरिटी वेबसाइट हो सकती है, ठीक है। ब्रांडिंग का मतलब थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो ऑथोरिटी बनाने में कई साल लग जाते हैं आपको, ऑथोरिटी वेबसाइट बनाने में। तो इसलिए अगर आप ऑथोरिटी वेबसाइट बनाना चाहते हो तो 4-5 साल का प्लान लेके चलो अपने साथ। सबसे पहला बात दिमाग में रख लो, 4-5 साल लगेंगे उसको, ठीक है। उसमें भी फेलियर के चांसेस ज्यादा है। अब आप इसको सोचो, समाज में ऑथोरिटी अगर मेरे को बनानी तो कैसे बनाएंगे? तो हमको अगर मान लेते हैं कोई बड़ा आदमी रेफरेंस दे देता है कि यार बाप सोने बहुत अच्छा है, वो आदमी बोलता बहुत अच्छा, वो आदमी बोलता बहुत अच्छा है ना, दूसरा आदमी मेरे कंटेंट को यूज करता है, बोलता है मेरे को रेफरेंस देता है, देन जाके हम ऑथोरिटी बन सकते हैं। ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, ऐसा कंटेंट लिखना पड़ेगा कि लोग उसको आपको रेफरेंस दें, ठीक है। तो लोग नेचुरली आपको रेफरेंस दे, लोग आपके बारे में बात करें, लोग शेयर करें आपको कंटेंट आपस में एक दूसरे को, क्योंकि ऑथोरिटी तभी बन पाएगी तब बन पाएगा। तो ये बेसिकली बहुत लंबा खेल है, इतना इजी खेल नहीं है। दूसरा ब्रांडिंग की बात करते हैं तो ब्रांडिंग में कम्युनिकेशन होता है, वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे कि एक वेबसाइट आपने बनाई, लेट्स से आपने कोई वेबसाइट बनाई, मेल की बनाई, और ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर में ही सारी चीजें हैं। जैसे कि पवित्र की बात करते हैं, पवित्र योरसेल्फ कोट चल रहा है, तो योरसेल्फ कोट का जो कलर है वो ग्रीन कलर है। तो उसका कोई भी क्रिएटिव आप देखोगे तो ग्रीन कलर, इनफैक्ट वो सोशल मीडिया में अगर दूसरे लोग हार्ट का रिएक्शन देते हैं तो वो ग्रीन हार्ट का रिएक्शन देता है, रेड नहीं देता है। तो ये ब्रांडिंग अप्रोच, ब्रांडिंग माइंडसेट है कि एक ही कलर सेट को हम फॉलो कर रहे हैं, जो दिमाग में लोग के बस जाए। जोमेटो बोलेंगे तो आपको रेड दिखाई देगा, ठीक है। अगर पेप्सी बोलेंगे तो आपको ब्लू एंड रेड दिखाई देगा, कोका कोला बोलेंगे तो रेड दिखाई, कलर दिखाई देता है। अगर मैं 10 बोतल रख दूं, कोका कोला का बोतल रख दूं, तो आप उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो कोका कोला कौन है, पेप्सी कौन है, मतलब दूसरा कोका कोला उनमें आप कर सकते हो, राइट। पेपर बोर्ड का अगर डाल दे 10 जूस के बीच में अगर उसका पैक, तो आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये सब कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड वर्बल कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपका लोगो क्या है, उसमें कलर क्या यूज करें, सोशल मीडिया में उसी तरीके से, राइट। और उसके बाद आप कम्युनिकेट कैसे करें। आप ये नहीं कर सकते, कभी कभी आप कॉमेडी कर रहे हो, कभी कभी आप सीरियस हो, कभी कभी आप डैंक चले गए, ऐसा काम नहीं करना। डैंक हो तो डैंक रहो, कॉमेडी कर रहे हो तो कॉमेडी रहो, अगर ब्रांड जाना है तो सीरियस हो तो सीरियस। तो आपको ब्रांड पर्सनालिटी चूज करना पड़ता है। आई वांट टू बी फ्रेंडली, आई वांट टू बी फनी, आई वांट टू, तो ये आपको बेसिकली आपके में दो चलता है, आइदर यू वांट टू बी फनी और सीरियस, है ना, फ्रेंडली और सिंसियर, ऐसे करके आप ऑप्शंस होते हैं, राइट। वो ऑप्शंस को आप चूज कर सकते हो। लाइफ में ऑप्शंस होते हैं, ऐसे कोई ऑफिशियल नहीं है। तो हम लोग, हालांकि हम लोग जब ब्रांडिंग अपने स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो एक ब्रांड वर्कबुक बनाने देते हैं, तो उसमें हम लोग ऑलरेडी फिगर आउट करके रखा हुआ कि ये 12 ऑप्शन है, इस ऑप्शन में तुम्हारा ब्रांड क्या होगा, तो उससे क्लैरिटी आ जाती है। इसका बहुत सिंपल तरीका हम बताते हैं कि अगर आपका ब्रांड कोई सेलिब्रिटी होगा तो कौन होगा। तो अगर तुम रणवीर सिंह से करे तो फनी हो जाएगा तुम्हारा, अमिताभ बच्चन करे तो संजीदा हो जाएगा, है ना। अगर तुम आमिर खान करे तो संजीदा हो जाएगा, शाहरुख खान करे तो स्टाइलिश हो जाएगा, राइट। उसी तरह के हम्बल हो जाएगा बहुत ज्यादा। अगर तुमने सेलेक्ट किया अक्षय कुमार तो वो सिंसियर, वो कॉमिक को थोड़ा सा कॉमिक वाला कैरेक्टर आ जाएगा उसके अंदर में, राइट। अगर तुम सुनील शेट्टी करोगे तो अलग से बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी बन के निकलेगी। तो अगर आप अपने ब्रांड को एक आदमी की तरह, एक सेलिब्रिटी की तरह इमेजिन कर लोगे तो आपका बहुत सारा चीज सॉर्टेड हो जाएगा। तो ब्रांडिंग की तरफ में बेसिकली एक एक्सरसाइज है। ब्रांडिंग इज एन एक्सरसाइज। जैसे कि एक दिन में आपको बोलेंगे भाई 6 पैक निकाल लो, तो नहीं निकाल सकते, आपको एक्सरसाइज एंड डाइट करनी पड़ेगी। वैसे ही ब्रांडिंग के लिए भी एक्सरसाइज एंड डाइट करते रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंट एक्सरसाइज। यस एग्जैक्टली। Okay. With that note, और कुछ with that note हम wrap up करते हैं। हमने कीवर्ड रिसर्च से साइट बनाई, टेक्निकल एसईओ कंप्लीट, ऑन पेज किया, ऑफ पेज किया, अथॉरिटी बने हम उसको ब्लॉग को ब्रांड तक लेके गए। तो यहाँ तक था हमारा। बाकी ऑडियंस वो ब्रांड के बाद एक ही चीज बची है, उससे ऑडियंस के लिए वो ब्रांड बने, एक ही चीज बची है, या तो उसको जिंदगी भर चलाओ या उसको बेच दो।
हाँ, पर पैसे से दूसरी साइड बनाओ। तुम्हारे ऑडियंस के लिए जो मैसेज यहीं पे लिखा है, When everything fails, When everything fails, upskill yourself। जीवन में कभी भी कहीं पे भी कोई भी फेलियर आए, लगे कि हम अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आपके बिजनेस में हो, चाहे आपके जॉब में हो, वो टाइम होता है जब आप अपने को अपग्रेड करते हो। यू कैन डू एवरीथिंग बट योर डिफरेंट वर्जन इज नीडेड टू डू some of the things which you are not able to do, then you have to upgrade yourself। you have to मनन चिंतन कीजिए और उसके बाद अपने आप को अपग्रेड कीजिए। इसीलिए ये टी-शर्ट में लिखा हुआ when everything fails, upskill yourself। thank you so much sir।